प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर जमकर बरसे पीएम। कहा, कांग्रेस कर रही है देश को उत्तर दक्षिण में बांटने की राजनीति। प्रधानमंत्री ने सदन में हंगामे को लेकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। कहा, विपक्ष मेरी आवाज को दबा नहीं सकता क्योंकि देश की जनता ने मेरी आवाज को दी है ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस कांग्रेस के नेता और नीति की गारंटी नहीं है वो मोदी की गारंटी पर उठा रहे हैं सवाल। देश की जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, ऐसी पार्टी हमें भाषण ना दे। कहा, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने भी अपने शासनकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए थे सवाल। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित और पिछड़ों की विरोधी पार्टी बताया। कहा, बाबा साहब ना होते तो एससी को आरक्षण मिलना था मुश्किल। पीएम नेहरू ने कहा था कि वो आरक्षण को नहीं करते पसंद। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका। ईडी की याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट का केजरीवाल को समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। कर्नाटक सरकार के आरोप को लेकर बीजेपी हमलावर। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक भाजपा का प्रदर्शन। कहा, फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने छात्रों से किया संवाद। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए किया प्रेरित। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा जारी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उनकी आवाज को दबा नहीं सकते क्योंकि जनता से उन्हें ये ताकत मिली है। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है। प्रधानमंत्री ने देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले बयानों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारों को बर्खास्त किए जाने पर भी उन्हें घेरा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को
जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, इतना तोड़ा कम नहीं है। अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ अनिल बंसल जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज ही के प्रसंग को ले लिया जाए। जिस मुद्दे को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के लोग दिल्ली में हो हंगामा कर रहे हैं, ये बात कहना कि फंड नहीं दे रही है सरकार, भेदभाव कर रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता देश तोड़ने की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र किया। क्या कांग्रेस 10 सालों में ये नहीं समझ पाई कि जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए घातक, आत्मघाती साबित होता जा रहा है? निश्चित रूप से जो आज का प्रधानमंत्री का जो भाषण था, देखिए वो कांग्रेस पर एक तरह से बहुत ज्यादा हमलावर थे और आंकड़ों और तथ्यों और पुरानी घटनाओं के सहारे वो अपने जो एक उनका प्रहार था उसको साबित कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कैसे कि जो वो राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करते, कोरोना के समय में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें की, वो ये मानते हैं कि सब राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। उन्होंने G20 की बैठकों के लिए भी राज्यों में बैठकें रखवाई और फिर अपने साथ हुए सौतेले व्यवहार का भी उन्होंने उल्लेख किया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां आपदा आई थी तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना था, लेकिन वो किसी इशारे पर ऊपर से रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी किसी राज्य के साथ इस तरह की सोच नहीं रखी और वो ये मानते हैं कि सारे देश के सारे राज्यों ने कोरोना के समय में जब सहयोग किया था तभी देश इतनी बड़ी विपदा से, इतनी बड़ी महामारी से लड़ पाया और हम वैक्सीन भी दूसरे देशों को निर्यात कर पाए। तो वो साफ कहना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि वो अखंडता में विश्वास करते हैं, राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और ये सब बातें बचकानी हैं। फिर कांग्रेस जो अतीत में करती रही है, उनको आईना भी उन्होंने दिखाया और साफ कहा कि आपको तो इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि जब अंबेडकर ने आरक्षण दिलवाया और नेहरू जी खुद नौकरियों में आरक्षण के विरोध में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो ये सब बातें उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री काफी आक्रामक स्थिति में नजर आए। प्लस उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके लिए पूरा देश, देश का एक एक हिस्सा, वो जमीन नहीं है, वो उनका एक ताकत है, भावना है और वो उसका पूरे दिल में दर्द होता है। वो उन्होंने उदाहरण बहुत साधारण घटना से दिया कि पैर में कांटा लगता है तो हाथ भी उस तरफ बढ़ता है। ये माना नहीं जा सकता कि देश के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो और देश के बाकी हिस्सों के लोग उसकी चिंता न करें या राष्ट्र की सरकार न करें। और जो पहले की सरकार है वो करती रही होगी, वो करती थी, लेकिन उनका 10 साल का कार्यकाल किसी तरह के भेदभाव का कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। उन्होंने सारे राज्यों को साथ लेकर वो इस और एक तरह से आज के इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को और विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की है कि देखिए आप किस तरह से इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश आगे बढ़ना चाह रहा है, जब देश विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, तब आपके ये बयान किस तरह से देश को और देशवासी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने उस आईना दिखाने के जरिए किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथन का उद्धरण देते हुए कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। नेहरू जी कहते थे, अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोट पढ़ रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 के दौरान विकसित भारत की नींव को और भी मजबूत किया जाएगा। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है।
कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने सिद्धारमैया सरकार के दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन को नाटक बताया है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 20 सालों में कर्नाटक सरकार को मिले फंड का 75% मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अनाप शनाप मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की गई थी। अब जब सिद्धारमैया की सरकार उसे पूरा करने में विफल हो रही है तो ये बस केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। 75% of all the funds that Karnataka has received in the last 20 years has come in the last 10 years of Narendra Modi government. This is the reality. The Congress during elections promised mindlessly freebies which they are unable to fulfill today. And when they have realized that it is impossible for them to fulfill their promises, they have now taken the route of blaming the center and the Narendra Modi government for petty politics. This is nothing but a political gimmick. और केंद्र सरकार पर आर्थिक पक्षपात का आरोप लगाने वाली केरल की एलडीएफ सरकार खुद सवालों में घिर गई है। भाजपा ने तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब देकर केरल सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि केरल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई ये है कि केरल के हालिया बजट में टैक्स बढ़ाए जाने से लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% की। यूपीए काल में यह दर केवल 32% थी। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया। 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता केवल 70,838 करोड़ रुपए थी, जबकि 2017 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने केरल को 2,29,844 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी। इस तरह केंद्रीय सहायता में 300% का इजाफा दर्ज किया गया। केरल में केंद्र सरकार राजमार्गों के रेलवे और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। मोदी सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कितनी ही जन कल्याण योजनाएं केरल में चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं किसानों, महिलाओं, स्वास्थ्य और बीमा से जुड़ी हुई हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार केरल के लोगों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं राज्य सरकार इसमें रोड़े अटकाने में लगी हुई है। जहां तक केरल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात है तो इस पर बार बार चिंता जताई जा चुकी है। 12वें वित्त आयोग ने केरल को उसके बढ़ते ऋण को लेकर चेतावनी दी थी। 14वें वित्त आयोग ने भी केरल को राजस्व घाटे वाले राज्यों में रखा था। इतना ही नहीं, 15वें वित्त आयोग ने केरल को ऋण के बोझ में बुरी तरह दबाकर राज्य करार दिया था। 2016 में केरल सरकार की अपनी ही एक रिपोर्ट में माना था कि राज्य गंभीर आर्थिक संकट के घेरे में है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस को लोन, भरोसा इंडिया
फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन से बाहर आकर बिहार के सीएम की अगुवाई में जदयू फिर से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। खबर है कि जल्दी ही टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकती है। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं। उनकी जल्दी ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के संदर्भ में भी दावा किया जा रहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। दावा है कि जयंत बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसमें जयंत चौधरी ने पार्टी के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और भी तेज हो गई हैं। आरएलडी चीफ ने बीते दिनों सपा के साथ अलायंस का ऐलान किया था। खबरों के मुताबिक जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज चल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने आरएलडी के ही एनडीए परिवार में शामिल होने की बात करते हुए इस पर खुशी जताई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यूपी या कहीं और से किसी भी पार्टी का एनडीए में शामिल होने से एनडीए और भी मजबूत होगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने ऐसे किसी दावा किया है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे हैं और आरएलडी इंडी गठबंधन में ही बनी रहेगी। Seat distribution between BJP and RLD, that's I guess a matter, an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। न्यूज पोर्टल सब लोकतंत्र के संस्थापक रचित कौशिक को पंजाब पुलिस द्वारा उठाए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है। पंजाब के 4 पुलिसकर्मियों ने उन्हें मुजफ्फरनगर से उठा लिया। रचित कौशिक वहां एक शादी समारोह में हिस्सा लेने गए थे। वो अपनी भांजी को लेकर समारोह में जा रहे थे, तब एक स्कॉर्पियो उनकी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी में सवार लोगों ने उन्हें उनकी गाड़ी से खींचा और अपने साथ ले गए। कौशिक के परिवार ने घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। कौशिक का परिवार का कहना है कि गिरफ्तारी के संबंध में कोई वारंट नहीं दिया गया था। जिस एफआईआर को लेकर रचित कौशिक को उठाया गया है, उसमें रचित कौशिक या उनके पोर्टल सब लोकतंत्र का कोई उल्लेख ही नहीं है। ये एफआईआर लुधियाना के सलेम टाबरी थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता अलीशा सुल्तान ने खुद को पादरी बताते हुए ईसाई महिलाओं और ननों का अपमान करने वाली पोस्ट का आरोप लगाया है। उधर कौशिक के परिवार का कहना है कि ये गिरफ्तारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित के बारे में वीडियो बनाने के बदले के तौर पर की गई है। इस वीडियो में पुलकित केजरीवाल पर जिम का सामान किराए पर देकर सरकारी खजाने से पैसा लेने का आरोप लगाया गया था। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।